बच्चों, अभी का टॉपिक है भारतीय कृषि वित्त के स्रोत। हमने अभी विशेषताएं पढ़ी इंडियन एग्रीकल्चर की। उसके बाद में अब जो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन इंडियन एग्रीकल्चर। इसका मतलब इसको कई किताबों में आप कृषि साख के स्रोत भी कह सकते हैं। यानी जब भारतीय कृषक को कृषि कार्य करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, यानी फाइनेंस नीड होता है, या साख की या ऋण की आवश्यकता होती है, तो उसको कौन कौन से स्रोत अवेलेबल होते हैं। मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि अभी तक का ये परंपरा रही है कि भारतीय कृषक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता और उस वजह से वो अपने कृषि वित्त के मुख्य स्रोत के रूप में अपने ही जानकार या अपने ही गांव में रहने वाले किसी बड़े आदमी, जिसको हम जमींदार, साहूकार, मनी लेंडर कह सकते हैं, उनसे वह अपनी अधिकांश वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन काफ़ी वर्षों से, जब से इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुए, कॉमर्शियल बैंक्स या सरकार ने बहुत सारी वित्तीय संस्थाओं की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट रूरल सेक्टर में कर दिए, और उसका इफ़ेक्ट ये पड़ा कि इंडियन फार्मर अब ज़्यादा से ज़्यादा ऋणों के लिए या साख के लिए, क्रेडिट के लिए बैंकों की तरफ जाने लगा है। फिर भी हम इसको डिटेल में पढ़ने के लिए देखते हैं कि क्या इसमें होता है। सबसे पहले है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, गैर संस्थागत कृषि स्रोत। एक्चुअली क्या है, दो प्रकार के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, दो तरह की वित्तीय सुविधाएं कृषक को प्राप्त होती हैं या वो लेता है। पहली है गैर संस्थागत और दूसरी है संस्थागत। संस्थागत का मतलब जो किसी संस्था के द्वारा, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या इंस्टीट्यूशन के द्वारा जब साख दी जाती है या फाइनेंस अवेलेबल करवाया जाता है, तो उसको हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन इंडियन एग्रीकल्चर कहते हैं। अब भारतीय कृषि के बारे में जैसा अभी मैंने बताया, गरीब है, गरीबी के साथ साथ अशिक्षित है, बहुत ज़्यादा नियमों की, औपचारिकताओं की जानकारी उसे नहीं होती, और उस वजह से उसके सामने बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वह किससे ऋण ले। और उसको ऋणों की आवश्यकता तीन तरह की होती है, वही जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अल्पकालीन कृषि साख की आवश्यकता होती है, उसे बीज खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, या कोई बहुत छोटी मशीन खरीदने के लिए जिसका भुगतान वह 1 वर्ष में कर देगा, यानी वो अल्पकालीन हुआ। दूसरा होता है मध्यकालीन, जिसमें कि कुछ बड़े आकार के ऋण होते हैं, यानी लार्ज अमाउंट लोन होता है, मैक्सिमम 5 ईयर के लिए, और उस 5 ईयर के लोन के लिए वह कई तरह की उसकी ज़रूरत होती है। जैसे बंजर भूमि है, उसको थोड़ा फर्टिलिटी के लिए वह कुछ काम कर रहा है, कुछ विधियां काम में लेता है, या एक बैल खरीदना है, या कुएं को गहरा करवाना है, उसमें फाइनेंस उतना उसको ज़रूरत नहीं होती, तो वह 5 ईयर में उसको पे ऑफ करने की स्थिति में माना जाता है। तीसरा लोन जो वो है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के द्वारा दिया जाता है। ये वो ऋण है जिसमें कि वह लगभग 50 वर्ष की अवधि तक, 50 ईयर्स तक के लिए ये दीर्घकालीन लोन लेता है। और ये लोन इस तरह का है जिसमें नया कुआं बनवाना, नया लैंड खरीदना, या लैंड का एक बहुत बड़ा कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन मतलब जो बिल्कुल बैरन लैंड है, बंजर भूमि है, उसको कंप्लीट फर्टिलिटी पे डालना, उसकी बाउंड्री वॉल बनवाना, उसके लिए वो लोन काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़े अमाउंट का होता है। तो उसके लिए वह या बहुत बड़ी मशीन, ट्रैक्टर इत्यादि खरीदता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा लागत होती है, कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो ऐसे की मतलब वित्तीय साख की आवश्यकता जो उसको होती है, वह उसकी पूर्ति बैंकों से दीर्घकालीन ऋणों के रूप में करता है। दूसरा, एक और बात मैं यहाँ बता दूँ, दो तरह के लोन भी लिए जाते हैं, उत्पादक और गैर उत्पादक, यानी प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव आप सभी जानते हैं,
जो कि कृषि कार्यों के लिए लिए जाएं या आर्थिक क्रियाओं के लिए जाएं या जिनका यूज़ वह अपनी लाभ कमाने की क्रियाओं पर करता है या जिससे उसको आउटपुट प्राप्त होता है और वह पे ऑफ करने की सिचुएशन में रहता है, तो उसी ऋण को हम उत्पादक ऋण कहते हैं, जो कि उत्पादन के द्वारा वह उस ऋण का भुगतान कर पाएगा। लेकिन गैर उत्पादक ऋण कौन से होते हैं? जैसे शादी पर किया गया खर्च या उसके परिवार के किसी कोई मिसहैप हो गया यानी डेथ हो गई तो उस पर दिया जाने वाला जो उनका गांव को भोज दिया जाता है, या कोई ऐसा सामाजिक कार्य जिसमें उसको व्यय करना है, तो उसके लिए भी वह बैंकों से या अन्य साधनों से ऋण लेता है। अब बात आती है कि वह ऋण किस 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 तरह से या किन साधनों से लेता है। तो पहला साधन तो समझ में आ ही गया आपको, नॉन इंस्टीट्यूशनल, गैर संस्थागत है, जिसमें कोई संस्था नहीं होती, केवल व्यक्तिगत आधार पर या पर्सनल लेवल पर लोन लिए जाते हैं। इनके मुख्य स्रोत कौन है? मनी लेंडर्स है, या जमींदार है, या मित्र एवं रिश्तेदार है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। एक परंपरागत तरीके के ये ऋण देने वाले व्यक्ति हैं जिनके पास धन होता है, जो बड़ी जमीन रखते हैं, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं या मनी लेंडिंग का मुख्य बिजनेस करते हैं। वो कृषक को किसी भी समय ऋण बिना किसी फॉर्मेलिटी के पे कर देते हैं, और ऐसे लिए गए ऋणों से छुटकारा लेना कृषक के लिए बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि हम आए दिन प्रैक्टिकल भी देखते हैं कि एक कृषक यदि लोन ले लेता है किसी साहूकार या महाजन से, तो वह अंगूठा छाप होने के कारण कभी भी अपने प्रिंसिपल अमाउंट को पे नहीं कर पाता, और कई उसकी जो जनरेशन है वो उनकी किश्तों को भुगतान करने में लग जाती हैं। तो और बहुत ऊंची ब्याज दरें भी इन साहूकार और महाजनों या जमींदारों की होती है। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का जैसा हम जानते हैं, जो कि हम भी इस तरह की व्यवस्था रखते हैं कि कभी भी संकट की परिस्थिति में या कभी भी हमें कोई फाइनेंशियल नीड होती है तो हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से लेते हैं। वैसे ही कृषक के लिए, क्योंकि ये तो एक सोशल सिस्टम है हमारे यहाँ पर, तो ये गैर संस्थागत स्रोत हैं हमारे कृषि के। दूसरा है मेन सोर्सेज, उसमें मुख्य स्रोत हैं संस्थागत वित्तीय स्रोत। इनको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझा देती हूँ। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जिनको हम संस्थागत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रजिस्टर्ड हैं, लॉ के अधीन चलती हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स में ये आती हैं। आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत इनको पंजीकृत किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है, और सरकार का इनके ऊपर कंप्लीट नियंत्रण होता है। उसमें सबसे पहला आता है वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये अल्पकालीन और मध्यमकालीन, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म लोन देते हैं कृषि, उद्योग, व्यापार आदि के लिए, इसलिए इनको व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। इनके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले तो इनके द्वारा कृषि के ऋण नहीं दिए जाते थे, लेकिन पिछले कुछ दशकों से या डिकेड से अब कॉमर्शियल बैंक्स की ब्रांचेज रूरल सेक्टर में खोली जानी जरूरी होती है। हर बैंक के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी स्थापना के बिगनिंग के 5 वर्ष में अपनी 50% ब्रांचेज रूरल सेक्टर में खोलता है। ये सरकारी नियमों में है, और उस आधार पर उसके द्वारा कृषि कार्यों के लिए या एग्रीकल्चरल फाइनेंस प्रोवाइड की जाती है। इनके द्वारा दिए जाने वाले ऋण बहुत नियमों से बंधे हुए होते हैं। बहुत नियमबद्ध होने के कारण कभी भी कृषक का उसमें शोषण नहीं होता। शोषण मतलब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होती, पेमेंट प्रॉपरली किया जाता है, और कृषक को और भी कई तरह की कंसल्टेंसी की भी सुविधाएं उसको मिलती हैं। भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, जैसा मैंने कहा, कमर्शियल बैंक्स तो मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लैंड के डेवलपमेंट के लिए अलग से स्पेसिफिक बैंक्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। वो है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, भूमि विकास बैंक। ये दो तरह के बैंक होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर। कृषक को यदि दीर्घकालीन ऋण चाहिए तो वह लैंड की जमानत पर, यानी सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, दीर्घकालीन ऋण है, बड़ा अमाउंट है, तो वहाँ पर उसको जमानत के रूप में भूमि या अपना खुद का लैंड पीस जो भी उसके पास में है
उसकी जमानत पर वो दीर्घकालीन ऋण दिए जाते हैं और ये ऋण उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या जिला स्तर पर आकर अप्लाई करने होते हैं, जिनका समय पर उनका भुगतान उनको किया जाता है। सहकारी वित्तीय संस्थाएं, देखिए रूरल फाइनेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है कोऑपरेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सहकारी वित्तीय संस्थाओं को पहले आप पढ़ चुके हैं 12th में भी कि ये वो संस्थाएं हैं जो नो प्रॉफिट नो लॉस पर बहुत अधिक साख सुविधाएं देने के लिए कृषि क्षेत्रों में कार्य करती हैं। इनको 3 टियर सिस्टम में देखा जाता है, यानी 3 स्तरीय त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं हैं इनकी। राज्य स्तरीय सहकारी बैंक होते हैं जो राज्य में एक होता है, जिला सहकारी बैंक होते हैं जो प्रत्येक जिले में एक होता है, और ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक सहकारी साख समितियां होती हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं, जो कि कृषकों को अपने सोसाइटी का मेंबर बनाती हैं और मिलकर एक दूसरे की सहायता करने का कार्य करती हैं। तो ये हमारे कृषि क्षेत्र की बहुत ही ज़रूरी हैं, यानी इनको ये कहना चाहिए कि रूरल फाइनेंस की बैकबोन है, जिसके द्वारा कृषक अपने लोन को बड़ी आसानी से प्राप्त करता है। रीजनल रूरल बैंक्स, जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, नाम से ही आप समझ गए होंगे, 1975 में इनको शुरू किया गया था और धीरे धीरे अब इनके ब्रांचेस काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रही हैं। हर रीजनल लेवल पर यानी क्षेत्रीय लेवल पर बैंक स्थापित होता है। लोकल बेस्ड बैंक होता है। लोकल बेस्ड मतलब इसमें अधिकांश लोग स्थानीय होते हैं और उन्हीं के द्वारा इस बैंक की स्थापना और कार्य किया जाता है। ये कृषि कार्यों के अलावा नॉन एग्रीकल्चर यानी गैर कृषि कार्यों के लिए भी ऋण देते हैं। ये गरीब बैंकों का बैंक, गरीब किसानों का या गरीब व्यक्तियों का बैंक है, जो कि बहुत ही माइक्रो लेवल के लोन देता है। माइक्रो मतलब 500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की राशि का इनके द्वारा ऋण दिया जाता है, जिसकी ज़रूरत भारतीय कृषक को किसी भी समय होती है। तो उस आधार पर ये बैंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सहकारी संस्थाएं केवल प्रोडक्टिव लोन देती हैं, कृषि कार्यों के लिए लोन देती हैं, लेकिन अदर देन द कृषि या कृषि के अलावा जो भी औद्योगिक क्षेत्र या छोटे छोटे लघु इकाइयां हैं, घरेलू उद्योग हैं, पारिवारिक आधार पर चलाई जाने वाला कोई व्यवसाय है, उसके लिए जो छोटे छोटे ऋण हैं, जैसे सड़क पर सब्जी बेचने वाले व्यक्ति हैं, ठेला चलाने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों को बहुत छोटे अमाउंट के लोन की ज़रूरत होती है, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि ये उनको स्थानीय भाषा के आधार पर, स्थानीय नियमों के आधार पर, स्थानीय व्यक्तियों की ज़रूरत के हिसाब से उनको ऋण देने का या लोन देने का कार्य करते हैं। फिर आता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसका पूरा नाम मैंने आपको इसीलिए लिखा है ताकि आप इसको समझें, अदरवाइज इसको नाबार्ड के नाम से ही जाना जाता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि नाम से भी दिख रहा है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास, यानी जिसका मुख्य कार्य क्या है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का। एक्चुअली ये बैंक एपेक्स बॉडी है हमारे संस्थागत वित्तीय स्रोत की, या इसको हम ये कहें कि यदि हम रूरल लेवल की बात करें तो वहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो केंद्रीय संस्था है, वित्तीय संस्था, उसका नाम है नाबार्ड। 1982 में इस्टेब्लिश किया गया और इसका जो मुख्य कार्य है, मेन फंक्शन है, वो यही है कि ऊपर की जितनी भी इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक जो रूरल सेक्टर में लोनिंग का काम करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, उनको रीफाइनेंसिंग करना। यानी ये डायरेक्टली फार्मर्स को या एग्रीकल्चर को ऋण नहीं देता, बल्कि कॉमर्शियल बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस और रीजनल रूरल बैंक्स को ये रीफाइनेंस करता है और फिर उनके द्वारा कृषकों को ऋण दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये अपने आप में एपेक्स बॉडी है, जो कि आरबीआई के अंडर में काम करती है। तो कृषि फाइनेंस का जो ऊपर से फ्लो चलता है वो कैसे है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, उसके बाद में आता है नाबार्ड,
और नाबार्ड के बाद में आती हैं ये डिफरेंट ब्रांचेस के रूप में ये बैंक्स हैं जो कि डायरेक्टली एग्रीकल्चर के लिए कृषकों को ऋण देती हैं। तो दीज आर दी सोर्सेस, संस्थागत और गैर संस्थागत।